नमस्कार। आज की टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं हिटलर की वैदेशिक नीति के बारे में। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हिटलर की वैदेशिक नीति के संबंध में यह कहना अन्याय नहीं होगा कि जब तक उसने जर्मनी का अच्छा खासा सैन्यीकरण नहीं किया तब तक उसे शांति समझौतों का नारा दिया, और जब जर्मनी का सैन्यीकरण हो गया तो अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करते हुए समझौते को ताक पर रख दिया। हिटलर द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के अंतर्गत जो भी कार्य किए गए उनका वर्णन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला, निशस्त्रीकरण सम्मेलन और राष्ट्रसंघ को छोड़ना। राष्ट्रसंघ ने 1932 ईस्वी में जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 10 राष्ट्रों के करीब 200 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में हिटलर ने प्रस्ताव यह रखा कि अन्य देशों की तरह उसे भी शस्त्रीकरण का समान अधिकार दिया जाए। यह सभी राष्ट्रों को जर्मन के तरह ही निशस्त्रीकरण का पालन करना चाहिए। हिटलर का यह प्रस्ताव फ्रांस को जरा भी नहीं सुहाया और उसने हिटलर के इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसी स्थिति में हिटलर ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन और राष्ट्रसंघ से अलग होने की सूचना दे दी। नवंबर 1933 में हुए जनमत संग्रह ने भी हिटलर के राष्ट्रसंघ को छोड़ने का समर्थन किया। दूसरा पॉइंट, चार शक्तियों का समझौता और अपने को शांति का दूत दर्शाने वाले हिटलर ने मुसोलिनी के प्रस्ताव पर 1933 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के साथ शांति समझौता किया। पोलैंड जर्मन समझौता। वैसे तो पोलैंड और जर्मनी के पारस्परिक संबंध कुछ अच्छे नहीं थे, किंतु दोनों के हालातों में दोनों को संधि के लिए प्रेरित किया। पोलैंड की स्थिति रूस एवं जर्मन के बीच थी। यदि रूस और जर्मनी में संघर्ष होता तो पोलैंड बीच में होने से पिस सकता था। दूसरा, पोलैंड का मित्र फ्रांस उससे काफी दूर था, अतः पोलैंड अपनी सुरक्षा के लिए परेशान था। इधर जर्मनी पोलैंड से संधि कर यूरोप के राष्ट्रों को दिखा देना चाहता था कि वो शांति का समर्थक है। यदि पोलैंड से मित्रता हो जाए तो वो अन्य शत्रु का सामना आसानी से कर सकता था। अतः हिटलर ने 23 जनवरी 1934 को पोलैंड के साथ 10 वर्षों के लिए अनाक्रमण समझौता करता है, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और जर्मनी ने यह आश्वासन दिया कि वो 10 वर्ष तक अपनी पूर्वी सीमाओं में बदलाव की मांग का सवाल नहीं उठाएगा, जिसमें पोलिस का गलियारा भी था। सार की प्राप्ति वर्साई की संधि के साथ संधि के अनुसार 15 वर्षों के लिए सार का क्षेत्र जो राष्ट्रसंघ के संरक्षण में था, जनमत संग्रह के बाद 1 मार्च 1935 ईस्वी को जर्मनी को यह क्षेत्र दे दिया गया। जैसा कि इस घटना के संबंध में कार ने भी कहा है कि अब जर्मनी की, जैसा कि हिटलर ने कई बार ऐलान किया, पश्चिम में और अधिक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं नहीं रही थी। वर्साई की संधि से भी जर्मनी को अब कोई भी और आशा नहीं थी। इस प्रकार उसने वर्साई की संधि पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, जिससे पहला प्रहार सैन्यीकरण पर था। जर्मनी में अपनी अनिवार्य सेवा लागू करना। वर्साई की संधि की धाराओं को तोड़ते हुए हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा की घोषणा की। 16 मार्च 1935 को उसने यह ऐलान किया कि जर्मनी अब अपने को वर्साई का सैन्य धाराओं से मुक्त मानता है। जर्मनी की शांतिकालीन सैन्य संख्या 5,50,000 होगी और जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवाएं लागू की जाएगी। स्ट्रेसा सम्मेलन में जर्मनी के द्वारा अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिए जाने की प्रतिक्रिया यूरोपीय देशों में जोर जोर से हुई। यूरोपीय राष्ट्र चिंतित हो उठे, अतः फ्रांस, इंग्लैंड एवं इटली, इन तीनों राष्ट्रों का स्ट्रेसा में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें हिटलर के कार्यों की निंदा की गई। किंतु स्ट्रेसा सम्मेलन का जर्मन पर कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि अब तक जर्मनी इंग्लैंड के साथ नौसैनिक वार्ता में संलग्न था। इंग्लैंड जर्मनी नौसेना समझौता। हिटलर ने काफी सूझबूझ से इंग्लैंड के नौसेना संबंधी समझौता जून 1935 ईस्वी को किया। इसके अनुसार इंग्लैंड की अपेक्षा जर्मनी को 35% नौसेना रखने का अधिकार हासिल हो गया। इसके साथ ही जर्मनी को यह अधिकार होगा कि वह अपनी पड़ोसियों के बराबर वायुसेना रख सकेगा। हार्डों की इस संधि के संबंध में यह कहा गया कि इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के वर्साई संधि को तोड़े जाने का अनुमोदन है। कुछ भी हो, इस संधि से वर्साई की संधि टूट गई, जर्मनी को बल मिला। स्ट्रेसा सम्मेलन बेकार साबित हुआ। मेरियट ने भी कहा, स्ट्रेसा सम्मेलन का कुछ भी मूल्य रहा हो, उसमें जून 1935 में जर्मनी और ब्रिटेन की नाविक संधि ने एक घातक दरार डाल दी। राइन क्षेत्र का सैन्यीकरण। वर्साई की संधि के अनुसार राइन का क्षेत्र विसैन्यीकृत घोषित कर दिया गया। हिटलर इस क्षेत्र में सेनाओं को भेजना चाहता था। 1935 ईस्वी में इटली के अबिसिनिया पर हमला किया गया तो फ्रांस और इंग्लैंड ने इटली के विरोध में आर्थिक प्रतिबंधों को लगा दिया, किंतु जर्मनी ने इसकी सहायता कर मुसोलिनी की दोस्ती को हासिल कर लिया। 7 मार्च 1936 को हिटलर ने राइन क्षेत्र में अपना सेनाओं को भेज दिया और राइन क्षेत्र में कब्जा कर लिया। फलस्वरूप फ्रांस की कमजोरी प्रदर्शित हुई और फ्रांस के मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया।
रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी की स्थापना अबिसिनिया पर किए गए मुसोलिनी के आक्रमण की हिटलर द्वारा सराहना ही नहीं की गई, बल्कि हिटलर ने इटली को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उसके इस कार्य से मुसोलिनी को हिटलर के नजदीक ला दिया। 21 अक्टूबर 1936 को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संधि किया, जिसके अनुसार जर्मनी ने यह कबूल किया कि अबिसिनिया पर इटली का अधिकार न्यायोचित है, और इटली ने यह स्वीकार कर लिया कि जर्मनी का यह अधिकार है कि वह ऑस्ट्रिया पर चाहे तो कब्जा कर सकता है। हिटलर ने इटली को तो अपनी ओर मिला लिया, किंतु वह चाहता था कि यूरोप में कई ऐसी शक्तियां की मित्रता उसे और प्राप्त हो जाए जो कि रूस के विरोध में उसका साथ दे। हिटलर ने यह देखा कि जापान रूस का विरोधी है, अतः उसने 25 नवंबर 1936 ईस्वी को रूस के विरुद्ध जापान की संधि कर ली, जो शीघ्र ही रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का रूप धारण कर लिया। कहने का अर्थ यह है कि एंटी कमिंटन टोक्यो धुरी को इटली ने भी काबूल कर लिया। ऑस्ट्रिया पर कब्जा। सत्ता संभालते ही हिटलर का एक मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया पर कब्जा करना था। 1934 ईस्वी में हिटलर के द्वारा ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास किया गया, किंतु इटली के द्वारा ब्रेनर दर्रे पर सेना भेज दिए जाने के कारण हिटलर को अपने अभियान में सफलता नहीं मिली। मुसोलिनी के इस तरह अड़ जाने से हिटलर को समझ में यह बात आ गई कि उसे अपने अभियान की सफलता के लिए इटली की मित्रता की आवश्यकता है। इसलिए उसने इटली द्वारा अबिसिनिया को हड़पने का स्वागत किया। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी ने दोनों की मित्रता गाढ़ी कर दी। 13 मार्च 1938 ईस्वी को हिटलर को फौजों ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर पाई और ऑस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य का एक प्रांत निर्विरोध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने से हिटलर ब्रेनर दर्रे की इटली, यूगोस्लाविया एवं हंगरी के साथ बेरोकटोक संबंध कायम कर सका। इसलिए हिटलर ने कहा था कि जर्मन विजय की घड़ी से गुजर रहा है। 11 पॉइंट। चेकोस्लोवाकिया हस्तगत करना। ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर लेने से हिटलर चेकोस्लोवाकिया को आसानी से प्राप्त कर सकता था। स्थिति यह थी कि गैर चेकस जाति यह चाहती थी कि सरकारी पदों पर उनका अनुपात भी बराबर हो। हंगेरियन हंगरी में मिलाना चाहते थे। जर्मनी के लोग यह चाहते थे कि सीमांत प्रदेशों में जर्मनी में मिला दिया जाए। स्लाव स्वतंत्रता के पक्षधर थे। मौके का लाभ उठाकर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया में रहने वाले जर्मन को विद्रोह के लिए भड़काया और संपूर्ण स्वराज्य की मांग करने लगा। इधर हिटलर स्वीडेन जर्मन संघ की सहायता करने लगा। चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी के बीच युद्ध का माहौल पैदा हो गया, किंतु इंग्लैंड ने दखल देकर एक समझौता कराया, जो कि म्यूनिख समझौता के नाम से पुकारा गया। इस म्यूनिख समझौता के अनुसार इंग्लैंड और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया की नई सीमाओं की रक्षा का आश्वासन दिया। हिटलर ने यह कबूल किया कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करेगा आदि। खैर, जो कुछ ही म्यूनिख समझौता वास्तव में हिटलर की प्यास को और बढ़ाने की तरह था। हिटलर की प्यास इतने से नहीं बुझी। उसने शीघ्र ही स्लोवाकों को भी इस आशय से उत्साहित कराया कि स्वतंत्र राज्य की मांग करे। उसने स्लोवाकों को मंत्रिमंडल भी बनवा डाला, यहाँ तक कि चेक राष्ट्रपति डॉक्टर होंसा को अंत में मजबूर कर दिया। वो चेकोस्लोवाकिया को जर्मन में मिलाने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश हो गया। हिटलर ने यह कार्य सैन्य बल के आधार पर किया। इंग्लैंड और फ्रांस में यह समझ लिया कि यह उनकी हार और जर्मनी की जीत है। हिटलर द्वारा मेमल पर कब्जा। हिटलर ने इस बीच सैन्य शक्ति के लिथुआनिया को डराकर मेमल में बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। पोलैंड पर हमला। हिटलर की मांग से यह स्पष्ट था कि वह पोलैंड को भी हड़पना चाहता था, क्योंकि दार्जिलिंग पर कब्जा करके वो आसानी से पूर्वी इंग्लैंड, जर्मनी और समुद्र का सीधा संबंध कर सकता था। उसने यह ऐलान कर दिया कि 1934 ईस्वी का समझौता रद्द हो गया है। जर्मनी को रूस के इस साथ की गई संधि से साहस प्रदान कर दिया गया। अतः हिटलर ने पोलिश सरकार पर यह आरोप लगाया कि पोल जर्मनी के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते हैं। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया गया। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।